खास है तेरे ही वास्ते खुदा, तौसीफ किरदगार है हर एक ज़बान पर, शाही तेरी है बाखुदा सारे जहान पर, हर ज़र्रा कायनात का, हर ज़र्रा कायनात का देता है ये सदा, हर हमद खास है तेरे ही वास्ते खुदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हैलपिनो स्टूडियोज ऑफिशियल पे पाकिस्तान की फर्स्ट एवर रमज़ान डिजिटल ट्रांसमिशन। आज 19वां रोज़ा है, तो चलें एतिकाफ़ के मुतालिक, उसकी हिदायत के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ हैं रिनाउंड स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर जनाब सैयद शहरियार दाऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी शहरियार साहब, जैसे कि अभी अर्ज़ किया कि एतिकाफ़ का टाइम शुरू हो रहा है, इंशाअल्लाह तीसरा अशरा भी शुरू हो रहा है निजात का, और एतिकाफ़ का भी शुरू हो रहा है। तो एतिकाफ़ के मुतालिक क्या हिदायत हैं और किस तरह से उसका एहतमाम किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। एतिकाफ़ रमज़ान मुबारक की एक बहुत ही अहम और अहमियत वाली इबादत है, और ये इबादत ऐसी है कि इसका कोई और नेमुल बदल भी नहीं है। यानी यूं समझ लीजिए कि मोतकिफ जो होता है ना, मोतकिफ जब इतिकाफ, यानी आज तो 19वां रोज़ा है, कल 20वां, कल 20वें के बाद शाम मगरिब से पहले पहले मोतकिफिन मस्जिद में बैठ जाएंगे और ख़वातीन घरों में अपना मखसूस मकाम बनाकर वहाँ बैठ जाएंगी और इतिकाफ की नियत गुरूब से पहले पहले कर लेंगे, और जैसे गुरूब आफ्ताब होगा दोबारा इतिकाफ की नियत करें ताकि वो इतिकाफ में दाखिल हो जाए। इतिकाफ का मतलब होता है कि जिसने इतिकाफ कर लिया और जैसा करना है वैसा कर लिया, तो वो तो खुश नसीब है कि उसको शब कदर मिली ही मिली। नंबर 1। नंबर 2, इतिकाफ क्या है कि जिसने एक दिन का इतिकाफ किया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके और जहन्नम के बीच में एक खंदक हायल कर दी जाएगी। खंदक कितनी गहरी होगी, कितनी चौड़ी होगी? फरमाया कि अगर एक घोड़ा 700 साल तक दौड़ता रहे तो जितना वो फासला कवर करेगा, तो वो उतनी चौड़ी एक खंदक एक दिन के इतिकाफ की है। तो जो 9 या 10 दिन का इतिकाफ करेगा कितना दूर हो जाएगा जहन्नम से। एक तो फजीलत ये है। दूसरी बात यह कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने पहले अशरे का इतिकाफ किया, दूसरे अशरे का इतिकाफ किया, तीसरे अशरे का इतिकाफ किया। पहले 2 अशरों में मुझे शब कदर नहीं मिली, लेकिन तीसरे अशरे में शब कदर मौजूद है, तो तुम इसे 21, 23, 25, 27 में और 29 में 5 ताखरातों में इसको तलाश करो। अच्छा जी, अब एतकाफ की जो रूह है वो क्या है? एतकाफ की रूह ये है कि जी एतकाफ किया जाता है अल्लाह की खातिर। हमारे यहाँ एतकाफ किया जाता है सेल्फी की खातिर। मैं एतकाफ में बैठ रहा हूं, स्टेटस लग जाता है। जैसे हम जाते हैं आज हरम में जाते हैं और फोटो हैं और ये सब कुछ होता है। बहरहाल एतकाफ नाम है, दाता साहब रहमान ने अपनी किताब कश्फुल माजूब में लिखा है कि रोजे 3 किस्म के हैं। एक अवामी रोजा, एक खवास का, खास लोगों का रोजा, और एक अखसुल खवास का रोजा। अवामी रोजा तो जो हम आजकल रखते हैं, भूखा प्यासा रहने को हम शायद रोजा कह देते हैं। खवास का रोजा ये होता है कि वो अपनी निगाह की, अपनी सोच की, अपने हाथों पैरों का, हर चीज को गुनाहों से बचाते हैं। ये खवास का रोजा हो गया। और अखसुल खवास का रोजा क्या होता है? अखसुल खवास क्या करते थे? घरों में एक कमरा बना लेते थे, रमजान शुरू होता था, उसकी खिड़कियां दरवाजे सब ना बंद कर देते, एक छोटा सा रास्ता छोड़ते थे जिससे वो कूद घुस के बाहर जाते थे। संजा वगैरह जो भी उनकी हवाई तबीयत होती थी वो अदा करने के लिए लोग, घर वाले उनके लिए खाना पीना रखते थे। वो खाना पीना भी नहीं करते थे, खाएंगे बाथरूम जाना पड़ेगा, पिएंगे वॉशरूम जाना पड़ेगा।
तो वो खाते पीते भी इंतहाई कम थे कि बस जो खाया पिया बस पेट में इतनी भूख है कि वो सारी फौरन एनर्जी बन जाता था, वेस्ट कुछ होता ही नहीं था। तो अखजुल खबास क्या करते थे, अपने आप को खालिस अल्लाह के लिए बस गिरा देते थे सजदे में, कुरान की तिलावत में, जिक्र अस्कार में, इस्तिग़फ़ार में, तौबा में, और फिर कहते थे ए गनी अब तेरे दर पे बिस्तर डाल दिए हैं, अब जब तक तू बख्शिश नहीं करेगा हमने उठना नहीं है। ये एतकाफ की रूह है, एतकाफ की चान है। पर हमारे यहाँ जो एतकाफ होता है, आई एम रियली वेरी सॉरी, गुटके भी चल रहे हैं, छालिया भी चल रही है, तो वो वीडियोस भी चल रही हैं, तो मोबाइल भी चल रहा है, तो वीडियो कॉल पे दुनिया भर से, मामू ताया से, अमेरिका कनाडा बातचीत भी हो रही है। जी हम एतकाफ, दिस इज नॉट द एतकाफ एट ऑल। वो जो एक हमने तकवा हासिल करना है, वो जो हमने एक कैरेक्टर बिल्डिंग हासिल करनी है, वो हम अनफॉर्चुनेटली इस तरह के एतकाफ में नहीं हासिल कर सकते। देखिए मोतकिफ अगर एक काम करे, हुजूर की हदीस है, सही हदीस सनद के साथ, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने ईशा की नमाज बाजमात पढ़ी उसे आधी रात की इबादत का सवाब मिला, और फिर सुबह उठकर उसने फजर की नमाज बाजमात पढ़ ली तो बकी आधी रात की उसको इबादत का सवाब मिला। मतलब मोतकिफ ईशा की नमाज पढ़ के सो जाए, कोई इबादत ना करे, और सुबह वक्त पे उठकर सहरी करे और नमाज फजर की बाजमात अदा करे, तो उसने गोया सारी रात इबादत की। जिसने गोया सारी रात इबादत की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र क्या है? ये तो 1000 महीनों से बेहतर है। बंदा 100 के भी 1000 महीनों से ज्यादा की इबादत मोतकिफ तो जरूर हासिल कर सकता है, लेकिन कोई समझे तब। बिल्कुल, तो ये बेसिकली ये नियत का हल है सारा। इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, जैसे कि बच्चे जो हैं, जो हमारे यहाँ के यूथ है, वो भी वो ज़रा हमारी तरफ, हम आजकल जो देखते हैं ज़रा कम हो गया रुझान एतिकाफ में बैठने का। वैसे हम दुनिया भर में देखते हैं कि जी इस्लाम जो है बहुत फैल रहा है, लेकिन जब हम अपने अतराफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि मुसलमान बहुत कम हो रहे हैं। इसको आप मैं आपको इसकी बड़ी अच्छी एक तो जी मिसाल देता हूँ कि गालिबन शमोन पेरिस था, ये इनका वजीर आज़म, इससे नेतन्याहू से कोई 2 या 3 वजीर आज़म पहले, कोई आई एम टॉकिंग अबाउट 70s, लेट 70s अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ। तो जब ये शमोन पेरिस हुआ तो उसको किसी ने कहा, उसके किसी रबाई ने जो उनके आलिम होते हैं, उसने कहा कि यार ये इनकी किताब कुरान में लिखा है कि मुसलमान जो है ना यहूदियों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, तो उसके लिए तुमने क्या किया? कह रहा मैं उन मुसलमानों का इंतजार कर रहा हूँ, कुरान वाले मुसलमानों का। आज का मुसलमान तो नहीं मिटा सकता। कितना बड़ा थप्पड़ मारा उसने कि आज का मुसलमान क्या कर रहा है? आज का मुसलमान तो सिर्फ पैसे के पीछे भाग। मैंने अर्ज किया ना कि हमें बड़ी प्लानिंग के साथ देसी घी जो हमारे लिए नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, दूध से निकलता है, मलाई से निकलता है, उसको जो है ना छुड़वा के, ओहो टेक दिस वेजिटेबल घी या वेजिटेबल ऑयल ले लो, या कुकिंग ऑयल ले लें। अबे भाई देसी घी छोड़ के हम कुकिंग ऑयल हमने ले लिया। उन्हें बोला भाई ये नहीं खाओ, ये बार्ले है, ये नहीं खाओ, तुम जो है ना इसकी जगह पे नूडल्स खाओ, चावलों का वो नशास्ता निकाल करके आपको खिला रहे हैं, आपके पेट खराब हो रहे हैं बच्चों के, इसी से आपको कैंसर हो रहा है, पता ही कुछ नहीं। ओहो ये दूध, अरे ये खुला दूध, मक्खी मच्छर पता नहीं गंद और क्या क्या है, आप टेट्रा पैक वाला पिए, पेस्चराइज। अबे पेस्चराइज के अंदर जो तुमने इतना बड़ा केमिकल लगाया हुआ है, जो उसको कहते हैं कि जी हम इससे इसको सैनिटाइज करते हैं और हम इससे जो है ना इसको प्रिजर्व करते हैं फॉर 3 to 6 months, दिस इज टोटली पॉइजन। हम पॉइजनस दूध पी रहे हैं, फिर हम कहते हैं जी मेरा पेट खराब हो गया, गुर्दे खराब हो गए, जी मेरा दिल का आर्जा हो गया। पहले देसी घी चमचियां भर भर के खाते थे। मैंने अपने वालिद को, फूफा को देखा है, वो खाते थे, उनको वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तबई मौत मरे, उनको दे नेवर, कभी उनको कार्डियक अरेस्ट नहीं आया। 87 में मेरे वालिद साहब गए, अल्हम्दुलिल्लाह दिल का उनको कोई आर्जा नहीं था। कहने का मतलब ये है कि हमें इसी तरह जिस तरह इन्होंने हमें मसनूआत के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर फ्रॉम ऑर्गेनिक टू सिंथेटिक उन्होंने हमें ट्रांसफर किया, बिल्कुल इसी तरह हमारे इस्लाम से इन्होंने लिबरल इस्लाम के अंदर हमें कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हमारी औरत, हमारी लड़कियां, हमारे बच्चे, नौजवान ओ जी बात करते हैं, ओ मौलवी वी डोंट वांट टू लिसन देम, दे आर सो एंड सो। हमको उलमाए कराम से दूर कर दिया गया। बच्चे अब उलमाए कराम के नजदीक बैठना पसंद नहीं करते।
में भी कुछ इनकी भी फॉल्ट्स होंगे, मैं नहीं कहता सारे उलमा कराम बिल्कुल ही दूध के तो यार यहाँ दूध का जुलाब और कौन है? आप किसको कह सकते हैं कि जी ये बिल्कुल सही है और ये हलाल खा रहा है? या बिल्कुल हलाल और हराम की तो तमीज हो गई खत्म। इसीलिए ना हमारी औलाद हमारी आज वो रिस्पेक्ट कर रही है बड़ों की, ना हमारे बड़े अपने बच्चों के साथ शफकत से पेश आ रहे हैं। सब लगे हुए हैं कि यार बस अब हमें जो है ना या शेख अपनी देख बस नोट कमाना है। एक वक्त था कि लोग कहते थे कि बस यार ईमान हमारा सलामत रहे, अब ईमान सलामती की कोई बात नहीं करता, आखिरत तो हमारी जो है आखिरत की कोई बात नहीं करता। और जी वो होएगा जो सबके साथ होगा हमारे साथ भी होगा। तो भैया जो फिर सबके साथ होगा तुम्हारे साथ हो गया, तो फिर जरा सोचिए ना कि कल अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरी पकड़ बड़ी शदीद है, जब मैंने पकड़ की ना तो फिर तुमसे बर्दाश्त नहीं होना। अल्लाह हमें उसकी पकड़ से बचाए, उससे पहले हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बात वही है कि हमने अल्लाह को फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो नाजरीन, बहुत सहर अंगेज़ बात हुई और हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, इसकी तरफ ज़रूर सोचें और अपने आप को बेहतरीन मुसलमान बनाने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, जो कि है मेहमान रमज़ान। जी नाजरीन, हमारा दूसरा सेगमेंट है मेहमान रमज़ान। आज हमारे साथ हैं एजुकेशनिस्ट। इनसे हम बात करते हैं सोशल वैल्यूज़ पे आजकल की, और क्योंकि रमज़ान भी है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है हमारे पास रमज़ान की सूरत में, तो किस तरह इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा जिसको कहते हैं कि मेक द मोस्ट ऑफ इट, हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण दादाभाई। जी किरण, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप रमज़ान आपके कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं माशाल्लाह से। बहुत एक सुकून आता है रमज़ान के महीने में बिल्कुल रोज़ों से। बिल्कुल। एक ईमान की तरोताज़गी का महीना होता है हमारे लिए। तो हम बात करते हैं, आप एक मदर भी हैं और एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, टीचर भी हैं आप। हमारे मज़हब में इन दोनों ही की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल, और बहुत बड़ा और आला मर्तबा दिया गया है। माँ के कदमों तले जन्नत भी है, और एक टीचर को जो है वो एक रूहानी वालिदैन का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल। तो जब आप आजकल अपने अराउंड देखते हैं तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बड़े जिसके अंदर बहुत अदम बर्दाश्त का शिकार हो गए हैं। बहुत जो अटेंशन स्पैन है वो भी बड़ा कम हो गया है, लोग अब सुनते ज़रा कम है। तो बीइंग अ टीचर, आप किस तरह से उसको हैंडल कर पाते हैं? पहली चीज़। दूसरी कि क्या आपका उनके लिए पैगाम होगा कि वो अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव कर सकें? एक्चुअली जब हम बच्चे थे तो उस वक़्त ये जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुई। राइट। उसके अलावा भी हमारे माँ-बाप हमेशा हमें ये कहते थे, समझाते थे कि टीचर्स का एहतराम करें, ठीक है ना? टीचर्स आपके स्पिरिचुअल माँ-बाप हैं, जिस तरह आपने कहा। और कभी भी जब हम कंप्लेन करते थे हमारी टीचर के बारे में हमारे माँ-बाप को, तो वो कभी भी ये नहीं हमें रिस्पॉन्स आता था कि अच्छा मैं टीचर्स को देख लूँगा। वो कहते थे तुम गलत हो, तुम्हारी गलती है और तुमने ही जाके इस चीज़ को सॉल्व करना है, मैं टीचर्स से जाके बात कोई भी नहीं करना, ठीक है? और वो टीचर्स को बल्कि कहते थे कि अगर ये ना माने तो आप उसको और पनिश करें। कभी पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, क्योंकि एक सर्टेन रिस्पेक्ट भी थी उस वक़्त। अब टर्मिनोलॉजीज़ ही चेंज हो गई हैं, टीचर को टीचर नहीं फैसिलिटेटर कहा जाता है, और बच्चे को ये समझाया जाता है कि शी इज़ देयर टू टीच यू, तो आप जो है ना वो उस पे कॉन्सन्ट्रेट करें, कि वो आपके लिए है, आपको पढ़ाने के लिए है। ये नहीं कहा जाता कि आप हैं पढ़ने के लिए उनसे कुछ, ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस आ गया है। टेक्नोलॉजी ने भी बहुत ज़्यादा जिसको जहाँ पे पॉजिटिव अवेयरनेस दी है, वहाँ पे एक नेगेटिव अवेयरनेस भी दी है बच्चों को। उसका एक सर्टेन पार्ट है जो उसने प्ले करा है। बिल्कुल। उसके अलावा पहले जो है वो टीचर्स सोशल वैल्यूज़ पढ़ाते थे क्लासेस में। इस्लामियात भी इन रिगार्ड्स टू सोशल वैल्यू पढ़ाया जाता था। उसके अलावा कुछ टाइम जो है हफ्ते में वो एलोकेट किया जाता था सोशल वैल्यूज़ डेवलप करने के लिए, जिनमें जहाँ पे बच्चों को पूछा जाता था, बहुत सी बातें सिखाई जाती थी, समझाई जाती थी एग्जाम्पल्स से, रिलीजियसली भी और सोशली भी हमें एग्जाम्पल्स दिए जाते थे अच्छे लोगों के कि उन्होंने क्या काम किया, किस तरह से लीडर्स बने, मोटिवेट किया लोगों को। अब
मैंने भी एक रिसर्च की थी रिगार्डिंग सोशल वैल्यूज़ कि ये चीज़ क्यों नहीं आजकल हमारी क्लासेस में प्रमोट हो रही। वो इस वजह से नहीं प्रमोट हो रही, जो मुझे टीचर्स से फीडबैक आया कि उनके पास टाइम नहीं है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ें करवाने का टाइम नहीं है। तो मैंने फिर एक टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करके उनको कहा था कि आप फिल्म्स प्रमोट करें, अच्छी फिल्म्स प्रमोट करें, जिसमें 2 घंटे में एक बच्चा जो है ना वो देख के सुन के बहुत सी सोशल वैल्यूज़ एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू एग्जाम्पल ऑफ द मूवी। तो और फिर आप एक वर्कशीट बना के बच्चे से फीडबैक ले लें और उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, तो विद इन अ फ्यू मिनट्स आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें। तो बेसिकली फीडबैक तो यही है कि बच्चों को आप थोड़ा सा आपने खुद भी वाइल गिविंग योर लेसन उसी में आप थोड़ा सा ये कोशिश करें कि तालीम के साथ साथ आप तरबियत भी करें बच्चों की, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। माँ बाप 24 घंटे साथ रहते हैं, तो मैंने भी ये चीज़ नोट की है कि मैं अगर अपने बच्चों को कुछ कहूँ तो वो इतना उन पे असर नहीं करती जितना कि उनके टीचर्स जो उनको समझाते हैं वो ग्रास्प कर लेते हैं एज ए थर्ड पर्सन कि कोई और हमें ये बात समझा रहा है, क्योंकि माँ बाप तो सारा वक्त ज़ाहिर ही साथ रहते हैं, तो वो इतनी एब्जॉर्प्शन लेवल वहाँ नहीं होती जितना कभी कोई बाहर वाला आपको कोई चीज़ वही चीज़ आपको समझाता है। तो टीचर्स का बहुत इम्पैक्ट है अभी भी स्टूडेंट्स पे, और ऐसे बच्चे हैं अब भी हमारे माशरे में तो ये बात समझने को तैयार है, क्योंकि वो उनके माँ बाप को भी देखते हैं कि उन्होंने भी अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का किस तरह से एहतराम किया हुआ है। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, आपने खुद वो चीज़ बननी है पहले बनिस्बत के, उसके बाद आप अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को फॉर दैट मैटर आप सिखाएं। आप खुद पहले टॉलरेंस क्रिएट करें, सब्र पैदा करें अपने में, और यही चीज़ आप अपने बच्चों में प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, आजकल क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से जी चीज़ें इतनी खुल चुकी हैं, लोगों की पर्सनल लाइफ भी बहुत पर्सनल नहीं रह गई है। तो जब टीचर किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जब वो टीचर पढ़ाती है या पढ़ाता है और उसका जब फिर बच्चे फिर जाते हैं कभी सोशल मीडिया पे उसके पेज को देखने के लिए, और अगर वो कुछ और रिफ्लेक्ट कर रहा है तो फिर बच्चे उसकी टीचिंग्स को सही नहीं मानते या उसको सीरियस नहीं लेते। बिल्कुल। तो ये जो डिसबैलेंस आ गया है एक, क्योंकि बच्चे का ज़हन जो है ना वो फिर परेशान हो जाता है कि कौन सा एस्पेक्ट मैं अपने टीचर का सही समझूँ। वो एक जगह पे बहुत इज़्ज़त दे रहा है और एक जगह पे वो समझ रहा है कि नहीं, ये तो बड़ा एक नॉर्मल सा इंसान है। वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा कि टीचर भी अपनी ख्वाहिशात रख सकता है, या एक रोल मॉडल जिसको वो देख रहा होता है वो उसे नीचे लाना नहीं चाहता। वो उसको आइडल देखता है तो वो क्या चाहता है कि वो हमेशा उसका वैसी आइडियल रहे और आइडियल रहे। तो इस सिलसिले में आपके पास कभी कोई इस तरह की कुछ एग्जांपल्स आई, कुछ बच्चों ने करा? एक्चुअली ये बात आपकी ठीक है कि जो हम देखते हैं अपने टीचर को, जिस तरह हम एक लेवल पे उसको वहाँ ले जाते बहुत हैं ऊंचे इज्जत लेवल पे के बिल्कुल मकाम ले पे, जाते हैं। वहाँ पे टीचर्स इस तरह से भी कभी बिहेव नहीं करती हैं एज फार एज द सोशल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे तो मैं टीचर्स को ही कहूँगी कि क्योंकि वो एक प्रोफेशनल हैं, उन पे एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या तो प्राइवेट कर लें, और उसके अलावा अगर वो प्राइवेट ना भी करें तो वो अपनी एक लेवल रखें, ताकि वहाँ आपकी एक इज्जत हो, सिर्फ बच्चों के सामने नहीं, आपके कोलीग्स के सामने भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी। तो वहाँ पे टीचर्स को, क्योंकि वो इतनी एजुकेटेड हैं कि वो समझ सकती हैं कि इम्पैक्ट क्या आएगा। तो आप ज़ाहिरी हर इंसान के अपने डिज़ायर्स होते हैं, लेकिन उसको एक लिमिट तक ले जाना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं। ठीक है, और ख़ास करके अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर्स हैं या कोई नर्सेज हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो पर्सनल केयर में हैं, इस तरह से एजुकेशनिस्ट हैं, तो उसको अपना एक मकाम रखना चाहिए। भाई आप अपनी इज्जत खुद रखेंगे तो ही अगला आपकी इज्जत करेगा। अब उनका ये कहना है कि हमारी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो पर्सनल लाइफ को फिर आप एक्सपोज ना करें। अगर वो इतनी ही पर्सनल है तो उसको आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे मैंने आप कहा कि प्राइवेट कर लें, अपनी कोई सिर्फ अवेलेबल टू अ फ्यू पीपल कर लें। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं, तो आप इस तरह अपना काम चला लें। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपके डिज़ायर्स सेकेंडरी लेवल पे आते हैं। जैसे एज अ मदर, जब आप एक माँ बनते हैं
तो आपके अपने डिजायर्स एक सेकेंडरी लेवल पे आ जाते हैं। बिल्कुल पहले आप देखते हैं कि आप अपने बच्चों की ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं, आप सोशली उनको कैसे गाइड कर रहे हैं। इस वजह से आपको अपनी डिजायर्स को कभी कभी कर्टेल भी करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आप सीखें उनको प्राइवेट कैसे रखना है। जैसे आप अपने बच्चों से भी कोई चीज़, कुछ काफ़ी चीज़ें प्राइवेट रखते हैं, बिल्कुल और तरबियत आपकी जिम्मे भी है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और आप ज़रूरी नहीं कि पूरा सेशन करें या आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करें। आप एक मॉरल वैल्यू ले लें पर डे और उसको प्रमोट करें। जहाँ जाएं, जिस क्लासरूम में जाएं, जहाँ जाएं वो एक मॉरल वैल्यू को आप प्रमोट करें। मेरा ये अपनी प्रैक्टिस में है। मैं जो हूँ कभी कभी कुछ टिप्स अपने बच्चों को इस किस्म की दे देती हूँ, 1 लाइनर या 2 लाइनर में, जो इम्पैक्टफुल होते हैं और सोचने पे मजबूर कर देते हैं बच्चे को कि मैम ने क्या कहा और क्यों कहा। तो वो एक ज़रूरी है हमारे लिए। हमारी रोज़ी भी हलाल हो जाती है इस तरह। बिल्कुल तालीम और तरबियत दोनों हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ही ये एम्फेसिस करना होता है टीचर्स को बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि वो उनके मॉरल जेस्चर को जो है इन चेक रखें। बिल्कुल। और अक्सर ऐसा होता है कि हमने आजकल देखा है कि क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ या किसी भी एजुकेशन आप डिपार्टमेंट को देखें, वो पैसा बनाने की मशीन्स बन गए हैं। बिल्कुल तो जब आप पैसा बनाने की मशीन बनते हैं और आप अपने आप को सेकेंडरी लेवल पे ले आते हैं कि जी अच्छा, बच्चा जो कह रहा है क्योंकि वो पैसा दे रहा है तो हमें उसकी बात सुननी है, हमें उसकी बात माननी है। अब चाहे वो सच कह रहा है, चाहे वो झूठ कह रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें टीचर्स को ब्लेम करा गया ऐसी चीज़ों के लिए जो कि वो उन्होंने करी भी नहीं थी। ये भी एक बड़ा सोशल हमारे यहाँ डायलेमा है कि बच्चे की किस हद तक सुननी है। बिल्कुल सर्विस नहीं है ये बिजनेस बन चुका है बिल्कुल बेसिकली। हम टीचर से फैसिलिटेटर्स बन गए हैं। इंस्टीट्यूट का काम है ना कि वो उसको, ठीक है, बिजनेस बनाएं, इकोनॉमिकल क्यों ना करें। जब सारी दुनिया पैसा कमा रही है तो आप भी कमाएं, लेकिन वही वाली बात है कि उस पैसा कमाने में अगर आपको बरकत चाहिए, अगर आपको इत्मीनान चाहिए, खुशी चाहिए, तो उसको एक लिमिट में लेके चलें। बिल्कुल, पैसा कमाने के लिए आप टीचर के लेवल को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, उसको आप वैसे ही लेकर चलें। जी और ये अक्सर हम देखते हैं कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ टीचर्स की इम्पोर्टेंस, मतलब एक टाइम था कि हमारे जब टीचर्स कोई सामने आता था तो हमें सिखाया गया था और हर दफ़ा ये होता था कि टीचर को खड़े होकर सलाम करना है, जो कि अब नहीं होता। अब नहीं तो हमें खुद ब खुद एक सबकॉन्शियस में एक आदत बन गई कि जी टीचर आ गई है तो इसका मतलब है खड़ा होना है, बिल्कुल इज्जत देनी है उसको। वो अब चीज़ें, इस तरह की चीज़ें कम हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं बल्कि अब तो। जी तो इनको हमें इम्प्लीमेंट दोबारा करना है इनको, क्योंकि हमारे ये ना सिर्फ रिलीजियस वैल्यूज़ हैं बल्कि हमारे ये मॉरल और हमारे सोसाइटी के वैल्यूज़ भी हमारे यही हैं। हम इन्हीं को लेकर बढ़े हुए हैं, हम इन्हीं को लेकर आगे बढ़े हैं। इन सब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं और जिनको हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। बिल्कुल। इसमें से आप क्या-क्या समझती हैं कि कौन-कौन सी चीज़ों को दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन की करने की, मतलब इट्स हाई टाइम कि अब ये हो जाने चाहिए दोबारा? बेसिकली जो टीचर राइट्स हैं थोड़े बहुत, कि टीचर की सुनी जाए, ठीक है। देखिए वीडियो कैमरास हर जगह लगे हैं, ठीक है, क्लासरूम्स में भी होते हैं, आउटसाइड नियर द कैंटीन्स भी होती हैं। तो इन्विजिलेशन, मतलब आपके ऊपर एक नज़र तो है ही कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। टीचर कैन नॉट गो आउट ऑफ मैनर्स, ठीक है, इन द क्लास। क्या आजकल के टीचर्स भी एक मुख्तलिफ तौर तरीके से सोचना शुरू हो गए हैं, खासकर जो टीचर्स जो यंग हैं, ठीक है ना, उनकी एक डिफरेंट एस्पिरेशन होती है। वो भी इसको एज एन इकोनॉमिकल साइकिल ही लेते हैं, ठीक है। आए, अपना काम किया और चले गए, सिर्फ तालीम दे दी, तरबियत की कोई बात नहीं है। और तालीम भी उतनी हद तक दी जितना प्रिस्क्राइब्ड है, उससे ना कम और ना उससे ज़्यादा। तो कहने का मकसद ये है कि टीचर्स को भी ये चीज़ रियलाइज करनी चाहिए कि हम जहाँ खड़े हैं, हम एक इम्पैक्ट कर सकते हैं बच्चों को। और हमारे इंस्टीट्यूशंस को ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि तरबियत जो है वेरी इंपॉर्टेंट। और तरबियत आप कैसे कर सकेंगे जब अगला आपको कोई अथॉरिटी समझेगा तो, ठीक है ना। तो टीचर की अथॉरिटी को चैलेंज करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आपको ये लगता भी है एज एन इंस्टीट्यूशन, मेरे हिसाब से ये टीचर गलत है, ठीक है, तो भी उसको एक बड़े तरीके से आपको हैंडल करना चाहिए ताकि किसी की भी इज्जत को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। तो ये बहुत लाजमी है, तभी जाके स्टूडेंट्स जो है ना वो टीचर की वैल्यू करेंगे, टीचर को कुछ समझेंगे।
अब मैं अपने क्लासरूम में वॉक इन करती हूँ तो सबसे पहले मैं खुद सलाम करती हूँ अपने बच्चों को, तो ताकि वो थोड़ी सी उनको शर्मिंदगी होती है कि मैम ने हमें सलाम किया। तो 1-2 सेशंस के बाद जब मेरा नया सेशन शुरू होता है, उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स खुद मुझे सलाम करते हैं। जैसे ही मुझे देखते हैं, मुझे बाहर देखते हैं, मुझे कहीं देखते हैं, तो दे रियलाइज कि मैम को ये चीज़ बुरी लगती है कि उनको कोई सलाम नहीं करता, तो वो उनको एक इम्पैक्ट आता है, तो वो दूसरे टीचर्स को भी फिर करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी। हमें अपने बच्चों को खुद ये तरबियत देनी चाहिए। मैं कभी कभी ड्यूरिंग माई क्लासरूम पूछ लेती हूँ कि आप अपने माँ के साथ किस तरह बिहेव करते हैं व्हेन यू एंटर द हाउस। अब पूरे दिन के बाद जब आप घर जाते हैं तो क्या आप पूछते हैं कि आपकी वालदा कहाँ है, क्या कर रही हैं? आप उनको क्या किचन में जाके जरा सा झांक के सलाम करते हैं या देख लेते हैं, या उनको एहसास दिलाते हैं कि आप आ चुके हैं घर में? उनको भी पता चलना चाहिए कि आप आ चुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए कि हम छोटी छोटी टिप्स उनको देते रहें एज फ्रेंड्स, एज इन अ फ्रेंडली मैनर, तो ताकि उनको ये ना लगे कि हम कोई चीज़ इम्पोज कर रहे हैं। उनको ये लगे कि ये चीज़ अगर हम रिबेल ना बन कि जाए, ये चीज़ अगर हम करेंगे तो हमारे अपनी ज़िंदगी पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल। जी नाज़रीन, बड़ी ही अच्छी बातें हुई और बड़ी ही ऐसी बातें हुई हैं कि जो हमारी आंखें खोलने के लिए ज़रूरी हैं आजकल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। उसके लिए सबसे पहले हम अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतनी खूबसूरत बातें हमसे शेयर करी। और अगले सेगमेंट कलाम रमज़ान की तरफ बढ़ने से पहले हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप अपने शहर के टाइमिंग्स के हिसाब से रोज़ा अफ्तार कीजिए और हम सबको दुआओं में बहुत याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे, ज़रूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, और जहाँ से मौला अली 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 अली, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, तुम उनकी चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे, ज़रूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो। और मुझे तो महसूस हो रहा है ये हवा मदीने से आ रही है, मुझे तो महसूस हो रहा है ये हवा मदीने से आ रही है। तुम अपने आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे, ज़रूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो।